नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपनी करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज 5 और 6 जून की न्यूज़ को देखेंगे। न्यूज़ देखने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कि चंद्रमा से नमूने लेकर वो रवाना हुआ चीन का अंतरिक्ष यान। तो चीन का अंतरिक्ष यान है चाई-E6 नाम है इसका। इस अंतरिक्ष यान के एसेंडर ने बीजिंग के समय अनुसार मंगलवार को सुबह उड़ान भरी और उसने चंद्रमा के पास पहले से निर्धारित कक्षा में प्रवेश किया। इस अंतरिक्ष यान को पिछले महीने प्रक्षेपित किया गया था। इसका जो लैंडर है वो रविवार को चंद्रमा की एक सुदूर सतह पर उतरा है। और चीन की जो सरकारी एजेंसी है सिन्हुआ ने ये बताया है कि अंतरिक्ष यान ने योजना के तहत एनसेडर के अंदर रखे कंटेनर्स में नमूने एकत्रित किए और री एंट्री कैप्सूल में रखकर 25 जून के आसपास चीन के मंगोलिया क्षेत्र पर उतरेगा। तो चंद्रमा के नमूने लेकर के आ रहा है। इस यान का नाम आप याद रखिएगा, चाई-E6 नाम है इसका। ठीक है, चाई-E6। अगली न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के घाटी में चींटी को नीले रंग की प्रजाति मिली। चींटी की जो नीले रंग की प्रजाति है वो मिली है। तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी है, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये। सियांग घाटी में इस चींटी की खोज हुई है। इसका रंग है नीला, ठीक है। और सियांग घाटी जो है जैव विविधता केंद्र के रूप में विख्यात है। सन 1911 में, यानी कि काफ़ी पहले की बात है, सन 1911 में से 12 के बीच में अबहोर अभियान एक लॉन्च हुआ था वहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। अबहोर अभियान, ये पर्यावरण अभियान रहा होगा। अबहोर अभियान के 7 शोधकर्ताओं का एक दल अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी गया। वहाँ प्राकृतिक इतिहास और भूगोल के दस्तावेजीकरण किए उसने। और अबहोर अभियान जो था वो सियांग घाटी के मूल निवासियों को लेकर के चलाया गया था। इसके बाद वहाँ पे कई तरह के पौधे, मेढक, पक्षी, स्तनपायी, ये सब खोजे गए, उन्हें सूचीबद्ध किया गया। 1912 से 1922 के बीच में भारतीय संग्रहालय में इनको जो है कई खंडों में प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। और अब फिर से वहाँ पे सियांग घाटी में इस तरह की रिसर्च चली रही है। अभी भी वहाँ पे नए नए जीव मिल रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये चींटी जो है नीली प्रजाति, इसका जो है पता चला है, ठीक है। और इसमें और कोई उतनी खास महत्वपूर्ण खबर नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि नीले रंग की चींटी, नई जो है चींटी खोजी गई है। अबहोर अभियान याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया था 1911 में, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं। फेडरर से आगे निकले जोकोविच और इन्होंने जो है 370वां ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने फ्रांसिस्को सेरुडोलो को हरा करके ये 370वीं जीत ग्रैंड स्लैम में दर्ज की है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रोजर फेडरर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो रोजर फेडरर है स्विट्जरलैंड के, और जो उसके बाद चोट के कारण ये फ्रेंच ओपन से हट गए हैं। तो ये एक याद रखिएगा कि 370वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जोकोविच ने जीत लिया है। अगली न्यूज़ है कि अभी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 जारी हुआ है। तो QS रैंकिंग के हिसाब से जो टॉप के 150 विश्वविद्यालय हैं, चाहिए क्या कुछ? तो मैं बता रहा था कि 105 विश्वविद्यालय की लिस्ट निकाली है। इसमें जो है सबसे टॉप पर है जो 13वीं बार MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट नंबर पर है।
और इसके बाद अपने भारत में आईआईटी मुंबई है। तो आईआईटी मुंबई 118वें स्थान पर है और आईआईटी दिल्ली ये जो है 150वां स्थान हासिल किया है। तो भारत के इन 150 में 2 विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय कैटेगरी के हैं ये, आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली। तो आप याद रखिएगा, मुंबई को 118वीं रैंक है, और तो टॉप पर तो भारत की तरफ से आईआईटी मुंबई हो गया, और दूसरा जो है 150वें नंबर पर आईआईटी बॉम्बे है, सॉरी आईआईटी दिल्ली है। अगला है कि रामसर सूची में 2 भारतीय आर्द्रभूमि शामिल की गई। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस होता है, ये न्यूज़ है, ठीक है। इसी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे बिहार के 2, एक नागी पक्षी अभ्यारण्य और एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। नागी और नकटी, ये 2 पक्षी अभ्यारण्य जो है इनको आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। ये दोनों जो है बिहार के जमुई जिले में है, ठीक है। और इस तरह से इनकी संख्या, जो आर्द्रभूमियों की संख्या हो गई है 82। तो टोटल 82 आर्द्रभूमि है। 2 जो नए जुड़े हैं वो याद रखिएगा, नागी और नकटी, ये दोनों बिहार में हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है कि सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, ठीक है। तो भारतीय मूल की जो सुनीता विलियम्स है, इन्होंने जो है एक अन्य सहकर्मी के साथ तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई, और दोनों जो है बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर यान में जाने वाले सदस्य बनकर ये पहले सदस्य थे। ये तीसरी बार उड़ान भरी हैं, लेकिन बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर यान की तरफ से ये पहले सदस्य थे, ठीक है। तो इस तरह का वो एक इतिहास बन गया है। तो अगली न्यूज़ है कि विलियम और बुच विल्मोर को लेकर बोइंग जो है क्रू पायलट टेस्ट मिशन में कई बार विलंब के बाद फ्लोरिडा के केप कैनवेरल, ठीक है। केप कैनवेरल कहाँ पे? फ्लोरिडा में। तो यहाँ से एयरफोर्स स्टेशन है, यहीं से ये मिशन लॉन्च हुआ है। और एक और न्यूज़ है कि 2012 में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ISS, इसकी यात्रा के दौरान विलियम्स ने अंतरिक्ष कक्षा में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली महिला बन गई थी, ठीक है। 1987 में नौसैन्य अकेडमी से प्रशिक्षण लेने के बाद नौसेना में जुड़ी थी, और फिर इनके बाद 1998 में इन्हें नासा की तरफ से अंतरिक्ष यात्री चुना गया था। मुझे कि इस बार कुल 74 महिलाएं 18वीं लोकसभा में पहुंची, ठीक है। तो 74 महिलाएं जीत करके 18वीं लोकसभा में पहुंची हैं। और चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार बीजेपी की 31 हैं महिला उम्मीदवार, कांग्रेस की 14 हैं, टीएमसी की 11 हैं, समाजवादी पार्टी की 4 हैं, डीएमके की 3 हैं, और जेडीयू एलजेपी की 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी कि 74 महिलाएं। इससे पहले जो 17वीं लोकसभा थी 2019 में जो चुनी गई थी, उसमें महिलाओं की संख्या 18 थी, तो इस बार 4 कम हुई है, ठीक है। और 16वीं में 64 महिलाएं पहुंची थी, 15वीं में 52 महिलाएं पहुंची थी। इस बार लोकसभा चुनाव में कुल उम्मीदवार जो है 8360 थे। तो जो लोकसभा का रिजल्ट है वो 4 जून को आया था। तो ये देख लेते हैं कि कौन कितनी सीट जीता है। तो जो बीजेपी है वो 240 सीट जीती है, और आईएनसी राष्ट्रीय कांग्रेस वो 99 सीट जीती है, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ये 29 सीटों पर, और द्रविड़ मुनेत्र कगजम यानी कि डीएमके 22 सीटों पर, ठीक है। तेलुगु देशम 16 सीटों पर, टीडीपी, जनता दल एकीकृत यानी यूनाइटेड ये 12 में जीती है, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप ये 9 सीटों पर, शिवसेना ये 7 सीटों पर, उद्धव के अलावा जो एकनाथ शिंदे वाली है शिवसेना वो 7 सीटों पर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
शरद पवार की जो वो 8 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो इस समय चिराग पासवान के नेतृत्व में है, उसने 5 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 4 सीटें, वाईएसआर रेड्डी जो है उनके नेतृत्व में है, ये राष्ट्रीय जनता दल ये भी 4, मतलब आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 3, आम आदमी पार्टी 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3, ये शिबू सोरेन की पार्टी है, जनता दल 2, राष्ट्रीय लोक दल 2 और अन्य 14 हैं, 34 हैं। तो इस तरह से जीती हैं, जिसमें सबसे मतलब सभी सीटों पर तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और उम्मीद है कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए जो है वो सरकार बनाएगी और इनका रविवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगला हम ऑडिटोरियल देख लेते हैं। 6 तारीख को ऑडिटोरियल था, जल संकट से बाधित विकास। तो जल संकट को लेकर के इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पानी की समस्या बहुत बनी हुई है। तो विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि स्वच्छ जल की कमी से हर वर्ष $260 अरब का नुकसान होता है। ठीक है, तो और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी जल संकट अवरोधक है। तो इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, इसलिए पानी बचाना चाहिए, पानी बचाना बड़ा ज़रूरी है। तो बढ़ता जल संकट न केवल पर्यावरण की दृष्टि से चिंता का विषय है, बल्कि देश की आर्थिक विकास में भी बाधक है। ठीक है, और हम लोग डेटा और फैक्ट देख लेते हैं। जो यूएन की ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक हर दूसरा व्यक्ति पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ठीक है, और दुनिया में लगभग 73.3 करोड़ व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां जल की समस्या बेहद गंभीर है। वैश्विक स्तर पर 2050 तक स्वच्छ जल की कुल मांग 30% की बढ़ोतरी का अनुमान है। ठीक है, और विश्व बैंक ने वही जो मैंने ऊपर पढ़ा एक रिपोर्ट में बताया है अपनी एक रिपोर्ट में कि स्वच्छ जल की कमी से हर साल $260 अरब का नुकसान होता है। विश्व की जो सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें भी जल संकट अवरोधक का काम कर रहा है। ठीक है, पेयजल के नैसर्गिक अधिकार को जोखिम में डाल रहा है और लाखों लोगों की जीविकाओं का जोखिम भी पैदा कर रहा है। तो इस तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। अगला हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि कई बड़े शहरों जैसे जल संकट एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है बेंगलुरु, वो इन दोनों गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। डे 0 जैसे हालात को देखते हुए, यानी मतलब एकदम पानी खत्म होने की कंडीशन में है, ऐसे हालात को देखते हुए यहाँ स्कूल, कॉलेज, रेस्तरां, होटल व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। यह स्थिति केवल बेंगलोर की नहीं है, भारत के कई बड़े शहरों की है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र जैसे कई बड़े शहर में जल संकट बनेगा और कई शहर जो है ड्राई जोन के में शामिल हो जाएंगे। और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 13 राज्यों में डे 0 की आशंका जताई गई है। ठीक है, अब डे 0 शहरों में जलापूर्ति की निर्भरता अन्य साधनों पर हो जाती है, तो ठीक है, अन्य साधन अगर ऐसे मिल जाते हैं जो इस कमी को पूरा करते हैं तब तो ठीक है। भारत में शुद्ध पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ये भी अभी जैसे गर्मी से ही बहुत लोगों की नीति उसने चुनाव आयोग ने ही माना है कि हमारे चुनाव के दौरान पूरे के पूरे चुनाव प्रोसेस में ही जितने दिन चला वो 33 लोगों की मृत्यु हुई। नीति आयोग की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि हर वर्ष लगभग 2 लाख पर्याप्त पानी की आपूर्ति न होने से मृत्यु हो जाती है। समझ लीजिए, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये फैक्ट दिखाई देता है। ऐसे पढ़ने पर ही समझ में आता है, दिखाई देता है कि कहीं से रिपोर्ट निकल रही, नीति आयोग निकाल रहा है या कुछ निकाल रहा है, तो हम समझ में आते हैं कि पानी नहीं उपलब्ध हुआ और 2 लाख लोगों की जान चली गई। ऐसे हम लोगों को लगता है कि पानी बहुत है, खासकर हम लोग जिस क्षेत्र में हम हैं, गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र है, यहाँ तो बहुत ही पानी है और लोग बर्बाद भी बहुत करते हैं।
विश्व की कुल जनसंख्या का 18% भारत में निवास करती है, ठीक है। और भारत की 4% जनसंख्या के लिए जल की उपलब्धता है केवल। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 9.1 करोड़ लोग स्वच्छ जल तक पहुंच से वंचित हैं पिछले वर्ष। 9.1 करोड़ लोग, ठीक है। और विश्व बैंक ने अपनी 2016 की एक रिपोर्ट थी क्लाइमेट चेंज वाटर एंड इकोनॉमी, इसमें आगाह किया था कि जल संकट से जूझ रहे देशों को 2050 तक आर्थिक विकास में संकट का सामना करना पड़ सकता है। जल संकट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे वर्षा चक्र ठीक नहीं है, जलवायु परिवर्तन से वर्षा चक्र में बदलाव हुआ, अनियोजित शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हो गई, मतलब कहीं भी कैसे भी शहरों का प्रसार होता चला जा रहा है, बढ़ती जनसंख्या है, शीतल पेय पदार्थों की निर्माता कंपनियों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो नदियों में बहा दिया जाना, या भूजल दोहन वो लोग बहुत करते हैं, और जल विद्युत परियोजनाओं की बढ़ती हुई संख्या है तो वहाँ पर नदियों में बांध बनता है, ठीक है। जल सिंचित कृषि का समुचित प्रबंध न होना, पेड़ों की अत्यधिक कटाई, ये सब इसके कारण है। जल के बिना मानव का विस्तार और आर्थिक विकास संभव ही नहीं है, और जल से उत्पन्न समस्या सबसे ज़्यादा कृषि को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इससे देश में गरीबी, असमानता, सामाजिक स्थिरता बढ़ती है, ठीक है। पर्यटन को भी प्रभावित करता है, ठीक है। गहरी और शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करता है, तो इसके काफ़ी प्रभाव हैं। तो जल संकट को हमें समझना चाहिए, जहाँ तक हो सके पानी को बचाना चाहिए, बूंद बूंद का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और कृषि में भारत सरकार की योजना भी की है एवरी ड्रॉप से, तो उसमें फुहारों के जरिए कृषि की जाती है उसमें, ठीक है। तो इतना ही था, इतना ही महत्वपूर्ण था इसमें। तो आप जो है पानी बचाइए, वो बड़ा ज़रूरी है। अगला हम लोग ऑडिटोरियल देख लेते हैं जो जैव विविधता पे है। 5 तारीख को आया था ये, 5 तारीख को जैव विविधता दिवस भी था, तो इस वजह से जैव विविधता को बचाने की चुनौतियाँ, ठीक है, ऐसा करके ऑडिटोरियल दिया है। भारत में जैव विविधता और इससे संबंधित ज्ञान के संरक्षण के लिए 2002 में जैव विविधता अधिनियम तैयार किया गया था भारत में, ठीक है। तो अगला हम देख लेते हैं, भारत विश्व के 34 जैव विविधता क्षेत्रों में 4 भारत में है, ठीक है। इस प्रकार जो 17 मेगा डाइवर्सिटीज देशों में भी शामिल है भारत, 17 मेगा डाइवर्सिटीज देशों में भारत शामिल है। भारत के पास अथाह जैव विविधता के मामले में अथाह तरीके से रिच है। 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 510 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 50+ टाइगर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 3 कंजर्वेटिव रिजर्व हैं, 2 सामुदायिक रिजर्व हैं। इस तरह की इतना रिच है मतलब भारत। और जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यवाही योजना तैयार की गई है, ठीक है, जो वैश्विक जैव विविधता रणनीति योजना 2011-2020 के अनुकूल है। 2010 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बैठक में स्वीकार किया गया था इसको, तो फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत में जो जैव विविधता है और इससे संबंधित ज्ञान के भंडारण के लिए 2002 में जैव विविधता अधिनियम तैयार किया गया, और ये इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे का निर्माण किया गया था, ठीक है। अधिनियम की धारा 8 के तहत सर्वोच्च स्तर पर 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। यह एक वैधानिक निकाय है और जिसकी मुख्य भूमिका विनियामक और परामर्शदाता की है। राज्यों में राज्य जैव विविधता प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों की भी स्थापना की गई है। तो ये हो गया 30, ठीक है, एक केंद्र में, एक राज्य में है और एक स्थानीय स्तर पर भी है। और एनबीए के डेटा के अनुसार भारत के 26 राज्यों ने राज्य जैव विविधता प्राधिकरण एवं जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया है। अकेले महाराष्ट्र और एमपी ने 43,743 यानी 43,743 बीएमसी का गठन किया है, अकेले इन 2 राज्यों ने, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इन समितियों का उद्देश्य देश की जैव विविधता और संबंधित ज्ञान के संरक्षण
इसके सतत उपयोग में मदद तथा सुनिश्चित करना कि जैव संसाधनों का जो उपयोग है और उपयोग से जनित लाभ है उसे उचित और समान रूप से साझा किया जाए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यवाही योजना का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है। इसके सफल क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी की महत्वपूर्ण होती है। केरल के वायनाड जिले में एक संस्था है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। इसका सामुदायिक कृषि जैव विविधता केंद्र इस बात का बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। केरल के वायनाड जिले में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का जो सामुदायिक कृषि जैव विविधता केंद्र है वो स्थानीय सुशासन, जो अभी मैंने बताया कि 2 राज्यों ने इतने 43,743 जैव विविधता केंद्र स्थापित किए हैं, तो उसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये। फिर है अगला पॉइंट है कि जैव विविधता अधिनियम जो 2002 है उसका नियम 2004 और नियम जो है 2004 के तहत लागू किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए तथा लाभ साझाकरण प्रावधानों के संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता रजिस्टर और जैव विविधता प्रबंधन समितियों का एक संजाल तैयार किया गया है, ठीक है। और हम लोग पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 को, ठीक है, यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 और 2030 को पारिस्थितिकी संरक्षण का दशक घोषित किया हुआ है। इसलिए विश्वव्यापी चिंताओं का भी समय है जब दुनिया के लोगों के सामने अपनी उस कुदरती परिस्थिति का पुनरुद्धार करने की चुनौती है जो विभिन्न कारणों से नष्ट हो रही है। जाहिर है इस व्यापक चिंता से भारत के लोग भी अलग नहीं रह सकते। तेज आर्थिक वृद्धि और विकास के नियोजन में पर्यावरणीय चिंताओं को समाहित न कर पाने की जो सीमा है, कमजोरियां और दूरदर्शिता के अभाव के चलते भारत की जो जैव विविधता पर भी अनावश्यक और अतिरिक्त दबाव पड़ रहे हैं। ऐसे में संरक्षण की हर स्तर की पहल स्वागत योग्य है, ठीक है। तो 2021 से 2030 तक पारिस्थितिकी संरक्षण का दशक घोषित किया हुआ है UN ने, तो इतना आप याद रखिएगा। और एक फैक्ट और था कि हिमालय क्षेत्र की इसमें बात की गई है। जंतु और वनस्पतियों की अनगिनत प्रजातियां हिमालय को जैव विविधता का अनमोल भंडार बनाती हैं। यहाँ मौजूद हजारों छोटे बड़े ग्लेशियर, बहुमूल्य जंगल, नदियाँ, झरने, उपयुक्त जमीन, हिमालय में बसे उत्तराखंड में ही वनस्पतियों की 7,000 और जंतुओं की 5,000 महत्वपूर्ण प्रजातियां मौजूद हैं इन क्षेत्रों में, ठीक है। तो इतना ही था ऑडिटोरियल में और न्यूज़ में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और बार बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि पॉइंट आपको याद हो जाए। और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।